बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, डीबीएमएस के ऊपर। और इसमें हम ये देखेंगे कि एक तो डीबीएमएस जो है ये क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम किसको कहते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। पहला बात कर रहा है यहाँ पे कि डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज एन एप्लीकेशन, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एल से। It is an application software that is used to create, maintain, store, update and delete database information through DDL. DDL क्या है? Data Definition Language. And DML, DML क्या है? Data Manipulation Language is called DBMS. आप ये दो टर्म्स अगर ना भी लिखें तो भी बात चल जाएगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि DBMS is an application software that is used to create, maintain and update the database information. डेटाबेस को आपने क्रिएट करना है, डेटाबेस को मेंटेन करना है, डेटाबेस को अपडेट करना है, डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं तो वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए से डेटाबेस बनाई भी जाती है, डेटाबेस चलाई भी जाती है और डेटाबेस को मेंटेन भी किया जाता है। और अगर खत्म करना हो तो डेटाबेस को खत्म भी किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है उसमें, जो भी आप कह लें। अब इसके लिए एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो किस्म के इसके अंदर एडिशनल आप कह लें यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। अब एक जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है डीबीएमएस का, उसको डीडीएल कहते हैं। अब ये DDL जो है ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं है। DDL जो है ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अब ये एक यूटिलिटी है, ये एक पार्ट है उसका DBMS का। और इसी तरीके से DML जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये एक उसकी यूटिलिटी है, ये उसका पार्ट है उसका। अब इनमें क्या होता है कि जो DDL होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है, ये क्या काम करती है कि उसको जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर तो भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी मदद से आप करोगे। और जब आप DML करोगे, डेटा मैनिपुलेशन आप उसको करोगे, डेटा के अंदर कोई आप चेंज लाना चाहते हो तो उसके लिए DML आप जो है वो यूटिलिटी उसका यूज करोगे। यानी एडिशन, एडिटिंग, डिलीशन वगैरह के लिए आप ये यूज करते हो। और जब आप उसको क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये टूल यूज करते हो। तो ये दो टूल्स हैं एक्चुअल में DBMS के। और DBMS इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ऑफ द डेटाबेस। असल में डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है उसी को तो DBMS कहते हैं। और लेकिन है ये सॉफ्टवेयर, ये फिजिकल नहीं है, सॉफ्टवेयर है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ, जो कि एक डेटाबेस में पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे डेटाबेस के, जो कि 3 थे, आपको याद होगा, जो 3 आईज हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं DBMS के, यानी उस सॉफ्टवेयर के जो कि डेटाबेस को मेंटेन या अपडेट करने में हेल्प करता है। वो कौन कौन से हैं? शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी जो है ये तो डेटाबेस का भी ऑब्जेक्टिव है और ये इसका भी ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो है इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। और आप आइए हम इसको वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। शेयरेबिलिटी जो है ये क्या मतलब है इसको? Capability of DBMS to provide access of same data to different people with different processes simultaneously is called shareability. Shareability share से ही निकला है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वो कहते हैं कि DBMS की ऐसी क्वालिटी, capability to provide the access of the same data, एक ही तरह का डेटा है लेकिन वो डिफरेंट पीपल हैं, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए से उसको ले रहे हैं और साइमल्टेनियसली सबके पास जाए। फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट को जैसे फेसबुक, तो मिलियन ऑफ द यूजर्स आते हैं और हर बंदा उसके पास एक जो है वो जो उसकी वॉल है उसके ऊपर जो है कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो बहुत सारों को अपीयर हो रही है। या टीवी चैनल है उसके ऊपर जो मैच देखा जा रहा है, तो मैच तो एक ही है ना, एक ही ग्राउंड से उसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है और सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन डिफरेंट पीपल के पास साइमल्टेनियसली वो मूव कर रही है। तो अगर ये कैपेबिलिटी ये रखता हो तो इसका मतलब ये वाली कैपेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए और ये इसका ऑब्जेक्टिव है DBMS का। और इस ही ऑब्जेक्टिव को क्या कहा जाता है? शेयरेबिलिटी, मीन द एबिलिटी टू शेयर द डेटा विद द डिफरेंट यूजर एट द सेम टाइम। एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द डिफरेंट यूजर एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड शेयरेबिलिटी। उसके बाद है एवॉल्वेबिलिटी। अब ये है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी किसी चीज का अवेलेबल होना। इवॉल्वेबिलिटी जो है नेक्स्ट है। अवेलेबिलिटी इसके अंदर क्या है कि यानी कोई चीज जो है वो एक्सेसिबल हो, कोई चीज आपके पास जो है वो इन अप्रोच हो कि इजीली आप उसको जो है वो ले सके। इट मींस दैट बोथ डेटा एंड DBMS शुड इजीली बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम।
ये नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम में इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और पर्टिकुलर दूसरे टाइम के अंदर वो उसको जो है वो नहीं देता। जैसे फेसबुक है 24/7 चलती है, कोई कहीं कभी कभी यूज कर रहा है, कोई कहीं यूज कर रहा है। तो जो डेटाबेस होती है, डेटाबेस के लिए भी यही होता है कि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी available all the time. It should be available all the time. That's why it's called availability. Availability means it should be available all the time, 24/7. And next is evolvability. Evolve होता है यानी किसी चीज का उभरना, आना। तो it means the capability of DBMS to support change with growing user need and technology. यानी क्या कहना चाहता है वो यहाँ पे कि अगर आपकी डेटाबेस को कोई चेंज की जरूरत है, चेंज से मुराद कोई भी चेंज हो सकता है, चाहे वो आपका फिजिकल चेंज हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर चेंज हो, चाहे वो प्रोसेस चेंज हो, चाहे वो लेबर चेंज हो, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज हो, किसी तरह का भी कोई चेंज हो तो वो उसको सपोर्ट कर जाए। ये नहीं कि कोई हार्डवेयर चेंज हुआ तो उसने काम करना छोड़ दिया सॉफ्टवेयर में, हार्ड डिस्क हमने उसके साथ और लगा दी या उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी तो उसने काम करना छोड़ दिया, या प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, या हम लोगों ने रैम चेंज कर दी तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया, या प्रोसेसर जो हम लोग उसने नया ले आए तो उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तो ये ऐसी चीज नहीं है, किसी हार्डवेयर के चेंज होने से उसके ऊपर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको वो सपोर्ट करना चाहिए और हर आने वाली जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। जैसे टीवी के एक दौर था और बड़ा कभी था जब टीवी का दौर भी नहीं था, जब शुरू में टीवी तो ट्रेंड चला। ट्रेंड की एक खसूसियत ये होती है कि होता ये बड़ा मजे का है, फॉलो भी इसको लोग करते हैं, लेकिन इसका एक टाइम होता है इसका एंड होने का। हर चीज का एक टाइम वक्त होता है, उस वक्त के अंदर उसने चलना होता है, उस वक्त के बाद उसने खत्म हो जाना होता है, उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड आता है, नई चीज आ जाती है सामने, फिर उसको लोग, जैसे टीवी का बहुत ज्यादा आज तक ट्रेंड रहा, लेकिन अब टीवी का ट्रेंड बहुत कम हो गया। किसकी वजह से? यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब के ऊपर अब लोग ज्यादा आना शुरू, अब टीवी के अंदर उनकी मजबूरी बन गई कि टीवी के अंदर उन्होंने यूट्यूब दे दी कि यार इस तरह तो हमारी टीवियां बेच ही दे रही है, एलसीडी ले ही नहीं रहा कोई बंदा, लैपटॉप पे देख लिया, कंप्यूटर पे देख लिया, मोबाइल फोन में देख लिया, तो टीवी के अंदर उन्होंने फीचर दे दिया यूट्यूब का। और ये क्यों दिया? इसलिए दिया कि टीवी का पार्ट तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस तक उसके अंदर दे दिए कि भाई तुम लोग टीवियां ना छोड़ो, हमारी तो कंपनियां बंद हो जाएंगी ऐसे, आप जो चाहते हो ना हम उसको बीच में ऐड कर देते हैं, आपको ऐड इन हो गया। अब ये जो है, ये जो फीचर इस तरीके से होती है, ये एक बिजनेसमैन समझता है, इस बात को समझना चाहिए एक बिजनेसमैन को कि बढ़ती हुई वक्त की जरूरत के साथ आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे, जैसे नोकिया का था, तो नोकिया ने एंड्रॉइड नहीं लिया ना, अपना जो है वो लूमिया वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर अपना जो एक सिस्टम, उसने कहा नहीं हम अपना सिस्टम चलाएंगे, तो फ्लॉप हुआ ना दोबारा, और फेल हो गया, टोटली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इस जो एबिलिटी ना, एवॉल्वेबिलिटी, ये वाला एक पॉइंट था जो उसने स्किप कर दिया, ग्रोइंग नीड के मुताबिक नहीं चला, यूजर रिक्वायरमेंट्स को नहीं देख पाया। उन्होंने नहीं लेना था, उन्होंने चलाना था, कंपनी वालों ने चलाना था, लोगों ने। और लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? गूगल ऐप, उसके ऊपर सारी एप्स वगैरह जो है वो लोग यूज करते हैं, अब वो उसको मिलती नहीं है वहां पे, जब मिलती है तो वो नहीं मिलती जो कि होनी चाहिए, तो लोग तंग आ गए, सेल बंद हो गई है, कम हो गई, जो हालत क्वालिटी बहुत अच्छा था और एक नाम था नोकिया का, तो एक ट्रेंड रहा नोकिया का, एक बहुत बड़ा नाम था इसके अंदर, लेकिन फ्लॉप हो गया। अब जब वो वापस आया है, अब वो वापस आ चुका, तो वापस अब वो उस पॉइंट के ऊपर नहीं आया, अब वो वापस आया गूगल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ये चल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है। अगर आप ट्रेंड से हट जाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, लेकिन ट्रेंड के साथ चलने का ये मकसद नहीं होता कि आप अपने नियम्स, अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाए। प्रिंसिपल्स आपको अपने याद रखने हैं, चलना ट्रेंड के साथ है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आपको देखना है, उसको लगाओ, लेकिन ये ट्रेंड होता टेम्परेरी है। जैसे आज व्हाट्सएप का दौर है, पहले खत का दौर होता था, पहले कबूतर का दौर जो था वो दौर था, कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, वो छोड़ के आता था, फिर डाकिया आ गया, फिर डाकिया से फिर वो बात टली, तो उसके बाद फिर कार्ड वगैरह भी शुरू हो गया, फिर ईमेल्स आ गई, फिर ईमेल्स हटा, फैक्स वगैरह, और ये सारी चीजें चली गई एक सिलसिला। उसके बाद फिर ये व्हाट्सएप और ये चीजें सारी आ गई है। अब व्हाट्सएप एक ट्रेंड है, एक चल रहा है, और उसके अंदर भी उन्होंने साथ साथ, आप देख रहे हो साथ साथ वो अपने फीचर्स कुछ ऐड करते चले जा रहे हैं। जैसे स्टेटस था पहले, वो फेसबुक पे लगता था, मुझे लगा यार लोग आते हैं, ज्यादा चैट नहीं होती है व्हाट्सएप पे, ज्यादातर चैट नहीं होती, चैट कोई करता भी नहीं है शायद। अब जरूरत किस चीज की है
कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि उसके अंदर कुछ ऐसी फीचर्स दो जिसके सो लोग उसके ऊपर जो चाह रहे हैं ना, किसी के साथ वो डायरेक्टली बात नहीं, जैसे किसी का ऊपर गुस्सा है, ऐसा होता है व्हाट्सएप के ऊपर आप गुस्सा आप स्टेटस लगा देते हो, स्टेटस तो हर एक को देखना है, पर जब वो भी करेगा तो आपको पता चलेगा अच्छा देख लिया तूने, यही चाहता था मैं तुम्हें, अब तो चैनल हुई होगी। ऐसा होता है ना कि गुस्सा कभी कभार किसी के ऊपर आ जाए तो लोग स्टेटस लगा देते हैं, फिर डायरेक्टली तो उसको कर नहीं सकते, उसको मैसेज करेंगे तो वो कहेगा डायरेक्टली मुझे हिट किया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये स्टेटस भी होना चाहिए, तो स्टेटस से आप जो लोग जुड़े। अब आप देखें हो सकता है बाद में कोई और फीचर आ जाए और ये खत्म हो जाए, यही चलती भी रहे साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पहले मैसेज के ऊपर नहीं थी, ठीक है, मैसेज के ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता था। ये ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है, लेकिन ट्रेंड का हिस्सा बन जाना परमानेंटली वो एक खतरनाक चीज है। क्यों? अगर आप उसका हिस्सा बन गए और आपने अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो फिर जिस दिन वो ट्रेंड खत्म होगा ना, आप उससे ज्यादा जलील होकर रह जाओगे। ट्रेंड के साथ चलो, दुनिया के साथ चलो, लेकिन दुनिया को अपना हिस्सा मत बना लो। ऐसा करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ट्रेंड के साथ चलते हुए उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, सीखना है कि यार इसमें से क्या चीज बेहतर तरीके से और प्रेजेंट की जा सकती है, करना आपको अपना ही काम, तब आएगी बेहतरी। ये है इवॉल्वेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा इंटेग्रिटी। अब ये इंटेग्रिटी क्या है? करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, वी हैव टॉक्ड बिफोर। DDMS to ensure the correctness and the consistency of the data, which is called the data integrity। और इसके ऊपर इंटेग्रिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, जैसा कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और बाकी और भी हैं। उसके ऊपर आप देखें कि मैंने वीडियो उसके ऊपर अपलोड की हुई है डेटाबेस ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसके अंदर डिटेल में डेटा इंटेग्रिटी को जो है एक्सप्लेन किया गया, इसलिए मैं मजीद आप इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, फीचर्स क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके क्या फीचर्स होती हैं और इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है जी इसके फीचर्स, आए हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फीचर या इसके एडवांटेजेस जो है वो कौन कौन से हैं डेटाबेस के। पहला इसका है प्रोवाइड इंप्रूव्ड डेटा शेयरिंग, यानी इंप्रूव्ड का मतलब है यानी बेटर टूल्स के साथ ये जो है वो डेटा शेयरिंग प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड इंप्रूव डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी बेहतर प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड द इंप्रूव डेटा एक्सेस, डेटा की एक्सेस आसान है। प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, इसके ऊपर ये जैसे कि सर्वर का काम होता है, होस्ट का काम होता है, तो ये वो वाला, उससे आप उसके ऊपर सिक्योरिटी टाइप कर सकते हो, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ला सकते हो। हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, फौरन से आप डेटा उसको दो, फौरन से आपको इंटरप्रेट करके फौरन रिजल्ट बता देगा। बाकी जो इंटरप्रिटेशन करनी है वो आप करें, बाकी वो आपको ग्राफ वगैरह बना के जो भी चीज चाहिए आपको बनाकर दे देता है। डेटा इंटीग्रेशन फैसिलिटी, डेटा को आप इंटीग्रेट करें, हेटेरोजेनियस डेटा को एक जगह पे ले आए तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, उसकी फैसिलिटी है। हेल्प इन अचीविंग द डेटा इंटेग्रिटी, ये इंटीग्रेशन और इंटेग्रिटी के ऊपर ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने डिटेल में बात की हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी एनफोर्समेंट, यानी कंसिस्टेंसी मतलब करेक्टनेस, और उसको एनफोर्स कराता है, यानी जो प्रिंसिपल हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आपको अलाउ नहीं करेगा अगर आप उसको फॉलो नहीं करते। अच्छा, उसके बाद है इंक्रीज्ड एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। यूजर प्रोडक्टिविटी यानी उसको इंक्रीज करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर लेटेस्ट आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो उसके अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। प्रोवाइड्स सपोर्ट ऑफ द डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है, और सपोर्ट करता है डेटा डिक्शनरी को। डेटा डिक्शनरी कोई वर्ड मीनिंग देखने के लिए नहीं होती, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होती हैं वो इसके अंदर लिखी जाती हैं, और ये हम डेटा डिक्शनरी के ऊपर सेपरेट वीडियो है उसके अंदर आपको डिटेल ये बताई गई है। सपोर्ट एंड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है जिसके जरिए से आप डेटाबेस जो एक रिलेशन होता है उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप राइट कर सकते हो, कोई डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये एसक्यूएल है। प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ द रिपोर्ट जनरेशन, इसके जरिए से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द क्रिएटिंग जॉइन क्रिएट किया जा सकता है इसके जरिए से। प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ द डेटा बैकअप एंड रिकवरी, इसके जरिए से डेटा बैकअप और रिकवरी वगैरह इसकी की जा सकती है। एंड प्रोवाइड एन इजी एंड इंटरएक्टिव IDE सपोर्ट, IDE की सपोर्ट इसके ऊपर ज्यादा होती है। और उसके साथ आ जाता है जी डिसएडवांटेजेस और डेटा डिक्शनरी। डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम कॉस्ट इज हाई, इसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा होती है। रिक्वायर्स द ट्रेनिंग कॉस्ट, इसके ऊपर ट्रेनिंग कराने की कॉस्ट ज्यादा आती है, इन लोगों को सिखाना पड़ता है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ट्रेनर आएगा, उसकी कॉस्ट होगी। सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग डी बेस एनवायरनमेंट कैन मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम, यानी अगर आपने उसको सही जो सॉफ्टवेयर है जो सही आपके पास एक जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक अगर आपने उसको नहीं लिया
तो इसका मतलब फिर आपके लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज आप काम कर रहे हो उसके अंदर अगर आपका मन ना लगता हो या आपको जल्दी हो उस काम से निकलने की, तो इसका मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में, आप फौरन चेंज कर लें, वो आपके लिए नहीं बना। जैसे लोग कारोबार करते हैं ना, काम करते हैं और कारोबार करते हुए उनके मन में ये बात आती है यार कि ये मैं कितनी देर देता हूँ, मैं इसको 10 घंटे देता हूँ या 12 घंटे या 15 घंटे दे रहा हूँ यार। ये अगर मन में ऐसे आता है या आपको सफोकेशन होती है वहां बैठने से या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो इसका मतलब आप उस प्रोफेशन को चेंज कर लें, आप उसके लिए नहीं बने हो, फौरन चेंज कर लें आप, क्योंकि उसके अंदर आप आगे नहीं जा पाओगे, आपकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। इसी तरीके से ये होता है कि अगर आपके पास एक डी बेस्ड एनवायरनमेंट होता है, अगर आपने वो सही तौर पर चूज नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और डेटा डिक्शनरी की भी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको भी जो है यहाँ पे देख लें इसी के साथ कि डेटा डिक्शनरी एक्चुअल में है क्या। डेटाबेस अबाउट डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। एक होता है मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, यानी एक होता है डेटा, एक डेटा के बारे में डेटा होता है। जैसे वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो सारी के सारी डेटा यूजर के लिए, लेकिन उसके बैक के ऊपर बहुत सारे कोड है, वो भी डेटा है, तो वो डेटा उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो उसका मेटा डेटा कहलाएगा। तो यहाँ पे एक डेटाबेस है, डेटाबेस की अपनी एक डेटाबेस होती है। अगर बात समझे आपके, डेटाबेस एक है एक एंड यूजर के लिए, एक है बैकएंड टीम के लिए। तो जो बैकएंड वालों के लिए वो फ्रंट एंड वालों को सपोर्ट कर रही है, बैकएंड वाला फ्रंट एंड वालों को सपोर्ट कर रहा होता है। तो डेटाबेस अबाउट डेटाबेस, जो डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस है इंफॉर्मेशन का स्टोर करना, और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे और भी चीजें जो उसके टूल्स को, उसको जो है वो जो उसकी डेफिनेशंस है उसको कोई सपोर्ट दे रहा होगा ना बैठ के, उसको जिसने होल्ड किया हुआ है वो वाले आपकी डेटा डिक्शनरी कहलाती है। यानी एक तो है कि यूजर की फाइलिंग, यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो होगा, उसके लिए कोई बैकएंड पे तो कोई डेटा होगा, कोई डेटाबेस होगी, वो वाली डेटाबेस जो कि आपके उन एंड यूजर को सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है एज अ पिलर के तौर पर, वो आपकी डेटा डिक्शनरी कहलाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेटाबेस अबाउट डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। इट्स नॉट अ डिक्शनरी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट कि जिसके अंदर आप मीनिंग देखते हो, कुछ सिनोनिम्स वगैरह आप देखते हो, ये वो नहीं है। इसके अंदर डेफिनेशंस होती है, इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, ऐसे टूल्स जो कि आपको फ्रंट एंड पे जो काम हो रहा है उसको सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि बैक एंड है, आपकी डेटाबेस का बैक एंड है। It is a file or a set of files that contain the metadata about database. Metadata मैंने आपको बता दिया, data about data is called metadata. A data dictionary defines the structure of the database and is used to control and maintain the database. Data dictionary commonly include, अब इसके अंदर data dictionary के अंदर ज्यादातर क्या आ जाता है, फील्ड का नाम, फील्ड का साइज, डेटा की टाइप, डिस्क्रिप्शन वगैरह, जो भी आप यानी जिस तरीके से आप क्रिएट करोगे तो उसको क्रिएट करने के कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स आपको डेटा डिक्शनरी एक्चुअली प्रोवाइड करती है। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।